लाइव है। गुड आफ्टरनून आप सभी को। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कहां तक हम लोग किए थे पिछले क्लास में? हायर एजुकेशन शुरू हो गया था, उच्च शिक्षा की चुनौतियां कर लिए थे, किए गए प्रयास, हेडिंग डला हुआ था। गले में इन्फेक्शन है, ऐसी बीमारी है कि उल्टा है, बोलना है और गले में ही प्रॉब्लम। इसलिए धीरे धीरे किए गए प्रयास में पहला पॉइंट लिखिए। यूजीसी एआईसीटीई 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 तथा एमसीआई के द्वारा उच्च शिक्षा का विनियमन एवं समन्वयन शुरू से प्रयास में यही रहेगा और तो कुछ रहेगा नहीं। मंत्रालय का गठन स्टार्ट से अगर हम एक लाइन में लिखना चाहें तो लेटेस्ट 2009 से शुरू करते हैं। विश्वविद्यालयों की स्थापना, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी की स्थापना, ढेर सारे कॉलेज, ढेर सारे यूनिवर्सिटी, मात्रात्मक कमी को दूर करने के लिए। क्लियर है? नैक और कुछ संस्थाओं के द्वारा गुणात्मक कमी को दूर करने का प्रयास। क्लियर है? नई शिक्षा नीति में अलग अलग यूजीसी आदि को खत्म करके एक अम्ब्रेला आयोग बनाने का प्रस्ताव और 2018 में एनटीए के गठन द्वारा नेशनल टेस्ट एजेंसी और 2021 से सीयूईटी के गठन द्वारा चलेगा समन्वयन का प्रयास, कोऑर्डिनेशन, ताकि अलग अलग जगह ना करके एक ही जगह पर किया जाए। ये सब कुछ सुधार हम लोग शुरू में दे देते हैं। कुछ स्पेसिफिक दो चार जो प्रयास है नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह में, उसके बाद हम लोग दे देंगे। भारत में एजुकेशन सिस्टम को, हायर एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए
भारत में विदेशी शिक्षा के प्रवेश की भी चर्चाएं चली। 1995 में ग्लोबलाइजेशन के बाद हुआ कि भारत में विदेशी शिक्षण संस्थानों को प्रवेश दिया जाना चाहिए। 2007 में 100% एफडीआई में निवेश का प्रस्ताव पारित किया गया। इसको कानूनी रूप प्रदान करने के लिए 2010 में एक बिल लाया गया। लोकसभा भंग होने के बाद बिल लैप्स हुआ। फिर यूजीसी ने इस दिशा में गाइडलाइन शुरू किया। मेटा यूनिवर्सिटी की संकल्पना 2012 में लाई गई, जहां भारत में रहते हुए दूसरे देश के यूनिवर्सिटी से, शिक्षण संस्थान से बच्चे पढ़ाई का लाभ ले सकते थे, बट पूरी तरह से विदेशी निवेश को अनुमति नहीं दी गई। फिर यूजीसी ने भारत में विदेशी शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए एक गाइडलाइन जारी किया। 2020 में एनईपी में भी कहा गया कि भारत में विदेशी शिक्षण संस्थान को अनुमति दी जानी चाहिए। 2024 में पहला इंडिया में गुड़गांव में विदेशी शिक्षण संस्थान खोलने को परमिशन दिया गया। तो गुणात्मक, मात्रात्मक, कोऑर्डिनेशन आदि के रूप में यही सब प्रयास है। मैं मरियल अंदाज में बोलता जाऊंगा और आप लोग चुपचाप लिखते जाइए। 20-25 मिनट में हम लोग 30 मिनट में लिख लेते हैं, फिर हम लोग आगे आएंगे टॉपिक पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के द्वारा विभिन्न राज्यों में 16 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना और 7 जनवरी 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पुनः 13 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी, पुनः 13 केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी ब्रैकेट में जुलाई 2024 तक कुल 56 केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित। अभी तक 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंडिया में स्थापित हो चुका है और इधर 10 वर्षों से बहुत तेजी से सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया। अगला 2018 में 14 विश्व स्तरीय नवाचारी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव क्वालिटी इंप्रूवमेंट में आ जाएगा।
नवाचारी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव। अगला पॉइंट, 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित। और 2014 में सात देशों के साथ मिलकर नालंदा विश्वविद्यालय का पुनः निर्माण प्रारंभ। अगला पॉइंट, 2015 के बाद ढेर सारे आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईएम और एम्स की स्थापना एम्स की स्थापना। अगला, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद एवं अनुसंधान परिषद डैश 2013 के द्वारा डैश तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों के बीच समरूपता एवं समन्वयन को बढ़ावा अगला, पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक तथा शिक्षण मिशन 2015 द्वारा शिक्षक गुणवत्ता को बढ़ावा, दो हजार 18 में एनटीए 2018 में एनटीए का गठन तथा 2021 से
CUET के द्वारा प्रवेश परीक्षा प्रणाली में समन्वयन अगला जुलाई 2018 को छह शैक्षणिक संस्थानों को चयन करके उनको विश्व स्तरीय संस्थान बनाने हेतु संस्थान बनाने हेतु 1,000 करोड़ का अनुदान अगला अप्रैल 2018 को भारत सरकार द्वारा स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम प्रारंभ स्टडी इन इंडिया को इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके अंडरलाइन करो और 3 अगस्त 2023 को स्टडी इन इंडिया ऐप लॉन्च और इस कार्यक्रम के द्वारा भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को विदेशी विद्यार्थियों को पढ़ाने का अवसर समझाने लायक नहीं है, लाइन में ही इतना लिख दिया है कि समझ में आ रहा होगा कि अब इंडिया में भी फॉरेनर छात्र पढ़ेंगे। अगला NEP 2020 द्वारा उच्च शिक्षा को वैश्विक स्तर का बनाने के लिए हेतु व्यापक ढांचागत सुधार पर बल और बहुविषयक शिक्षा बहुविषयक संस्थान एवं बहुविषयक विश्वविद्यालय पर बल। फलतः इस दिशा में प्रयास प्रारंभ।
नेक्स्ट, NEP 2020, NEP 2020 के सुझाव पर देश में वैज्ञानिक अनुसंधान को वैश्विक स्तर प्रदान करने हेतु 2023 में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना। अगला, नवंबर 2023 में यूजीसी द्वारा भारत में विदेशी शिक्षण संस्थानों को अपना कैंपस खोलने हेतु दिशा निर्देश जारी। लास्ट पॉइंट, 29 अगस्त 2024 को यूजीसी के दिशा निर्देश के तहत भारत द्वारा ब्रिटेन के साउथहैम्पटन, साउथ प्लस एम्पटन को एक कर दोगे तो हो जाएगा साउथहैम्पटन, SOUTHEMPTON, साउथ, TH लास्ट में होगा, EMPTON, साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय को भारत में अपना पहला कैंपस खोलने के लिए अनुमति पत्र जारी। नीचे एक लंबा एरो दो, लिखो मूल्यांकन एवं सुझाव। निश्चित रूप से उपरोक्त प्रयासों से भारत में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के विकास में
प्रगति हुई है। और पहले की तुलना में इस क्षेत्र में मात्रात्मक, गुणात्मक, सुधार, मात्रात्मक एवं गुणात्मक कर दो, सुधार तथा शैक्षिक विषमता में कमी संभव हुई है। पैरा चेंज। परंतु अभी भी हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं। और उच्च शिक्षण संस्थानों के विश्व रैंकिंग में टॉप 100 में भारत का एक भी संस्थान शामिल नहीं है। और क्या क्या कमी है, ये कमी और चुनौती के समय ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, तो यहां रिपीट करने की जरूरत नहीं है। पैरा चेंज। इसलिए जरूरत है कुछ सुझावों पर अमल करने की। सुझावों को अंडरलाइन करो, डैश या जैसे लिख के, जैसे डैश 1 नंबर। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में मात्रात्मक एवं गुणात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक सुधार किया जाए। सेकेंड पॉइंट, ये तो हमेशा रहेगा ये दोनों पॉइंट। सेकेंड, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को ओपन यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को वैकल्पिक स्तर पर विकसित किया जाए। और इस दिशा में आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जाए, प्रयोग किया जाए। आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाए। अगला, इस क्षेत्र में विद्यमान असंतुलन एवं असमानता को दूर किया जाए। असंतुलन एवं असमानता को दूर किया जाए और समाज के वंचित समूहों को
उच्च शिक्षा के लिए पर्यावरण प्रदान किया जाए। पर्यावरण प्रदान किया जाए। अगला, संस्थागत ढांचे को मजबूत किया जाए। बड़ी समस्या यही है जो अभी हम लोग 4 नंबर पे लिख रहे हैं। संस्थागत ढांचे को मजबूत किया जाए और विनियामक विनियामक एवं प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को उन्नत बनाया जाए। प्रमाणीकरण समझ में आ रहा? जो डिग्री लेके निकले बच्चा तो उसमें कुछ क्वालिटी हो, प्रॉपर इन संस्थाओं का रेगुलेशन हो जो नहीं हो रहा। परीक्षा में चीटिंग हो रही है, सेटिंग करके डिग्री बेचा जा रहा है। कई जगहों पर क्लास कॉलेज लोग इसलिए खोलते हैं क्योंकि डिग्री बेचेंगे, यही उनका बिजनेस है। तो ये दोनों चीजें इसमें आ जाएगी। 5वां पॉइंट, समरूपता एवं समन्वयन की समरूपता एवं समन्वयन की समस्या का समाधान किया जाए। आज भी बहुत सारा लैक है। स्किल एजुकेशन, इंजीनियरिंग का कोचिंग, इंजीनियरिंग का एग्जाम, मेडिकल का एग्जाम को स्कूल एजुकेशन के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए। पूरे भारत के स्कूल एजुकेशन का सिलेबस एक होना चाहिए। पूरे भारत के कॉलेज एजुकेशन का सिलेबस एक होना चाहिए। एक लंबे समय से मांग उठ रही है कि बहु विषयक शिक्षा पर बल दिया जाए, बहु विषयक कॉलेज पर बल दिया जाए, बहु विषयक यूनिवर्सिटी पर बल दिया जाए। लड़का क्यों बंद है कि एक नई शिक्षा नीति में इस बात पर बल भी दिया गया है कि अब लड़का साइंस ले लिया तो वो आर्ट्स पढ़ ही नहीं सकता। अरे क्या दिक्कत है? हमारा एक विषय फिजिक्स होगा क्योंकि मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट है, दूसरा विषय साइकोलॉजी होगा क्योंकि हमारा साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, तीसरा सोशियोलॉजी होगा। अभी के शिक्षा एक जो लंबे समय से चली आ रही कि साइंस लिए तो बस अब साइंस तक ही आप सीमित हो गए, कॉमर्स में नहीं जा सकते हो, कॉमर्स लिए तो कॉमर्स में सीमित हो गए, आर्ट्स लिए तो आर्ट्स में सीमित हो गए। 2020 के बाद इसको हटाया गया और कोशिश किया गया कि बहुविषयक शिक्षा का अवसर छात्रों को प्रदान करना चाहिए। ऐसा यूनिवर्सिटी भी हो, ये नहीं कि कोई साइंस इंस्टीट्यूट, ऐसा नहीं, हर जगह कॉलेज साइंस का हो, उसमें आर्ट्स सब चीज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो और उसमें पता चला कि पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाया जा रहा। इस तरह की चीजें, इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं क्योंकि आज के डेट में जितने भी यूरोप अमेरिका के यूनिवर्सिटी है उसमें एक ही में सारी चीजें। तो एक दौर आया जब स्पेशलाइजेशन पर बल दिया गया, फिर जब दूसरा दौर आया जब मल्टी सब्जेक्ट पर बल दिया गया। ये दूसरा दौर है। क्लियर है? अगला, शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को, यह भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के नियंत्रित विकास एवं पीपीपी को बढ़ावा दिया जाए। नियंत्रित विकास एवं पीपीपी को बढ़ावा दिया जाए। क्लियर है? नियंत्रित विकास इसलिए क्योंकि शिक्षा का बाजारीकरण कई तरह का नुकसान लेकर आ रहा है और कई तरह का नुकसान में सबसे बड़ा नुकसान क्या है?
शिक्षा महंगी हो रही है, गरीब लोगों के पहुंच से बाहर हो रही है। बिजनेसमैन है तो उसको लाभ कमाना है, क्वालिटी से उसको बहुत लेना देना नहीं है, तो क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है। तो इन सभी चीजों को कंट्रोल करते हुए प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि बिना प्राइवेटाइजेशन के बढ़ावा दिए फंड की समस्या का समाधान संभव नहीं है। अकेले हमारी सरकार के पास इतना वित्त नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी के लिए शिक्षा संरचना का विकास कर सके। और एक लास्ट पॉइंट, विदेशी शैक्षिक संस्थानों के प्रवेश को विदेशी शैक्षिक संस्थानों के प्रवेश को तथा शिक्षा में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया जाए। और शिक्षा को एक वैश्विक उद्यम के रूप में विकसित किया जाए। चलेगा? इसमें एक फ्रेश पेज पे एक टॉपिक बनाइए जो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय के लिए इंपॉर्टेंट होगा। शिक्षा का हेलो शिक्षा का निजीकरण एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन शिक्षा के निजीकरण पर प्रश्न पूछा ऑलरेडी जा चुका है, और शिक्षा के बाजारीकरण पर भी प्रश्न अभी हाल ही में पूछा। शिक्षा या स्वास्थ्य के बाजारीकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं के बाजारीकरण पर प्रश्न आया है। शिक्षा का निजीकरण या बाजारीकरण होता है तो इसका लाभ है कि शिक्षा के क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास संभव होगा। सरकार के पास फंड नहीं है, सरकार नहीं कर पाएगी, प्राइवेट लोगों का आगमन होगा तो ढेर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, स्कूल खुलेगा, कॉलेज खुलेगा, यूनिवर्सिटी खुलेगा, एक लाभ है। दूसरा लाभ है कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो लोग कहते हैं क्वालिटी में सुधार होगा। अगर हम शिक्षा का निजीकरण पर बल देंगे तो हम विदेशी शिक्षण संस्थानों को भी बुलाएंगे, हम शिक्षा के क्षेत्र में एफडीआई को भी प्रमोट करेंगे, तो भारतीय शिक्षा न केवल वैश्विक मांगों के अनुरूप होगी बल्कि विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान की स्थापना को भी बढ़ावा मिलेगा। ये सब लाभ है, और इसी कारण से सबसे बड़ा वित्त की समस्या शिक्षा के निजीकरण पर बल दिया गया इंडिया में और दिया जा रहा है। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है कि प्राइवेट सेक्टर का मेन उद्देश्य है लाभ कमाना, वो लाभ कमाने के लिए आते हैं और लाभ कमाने के चक्कर में वो फिर क्वालिटी नहीं लाभ पर फोकस्ड हो जाते। उम्मीद था कि प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और क्वालिटी सुधार होगा, लेकिन थोक भाव में लोग टिड्डी की तरह इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोलकर बैठे, और बैठ करके पर्पस दूसरे रूप में कहो तो पर्पस है डिग्री बेचना, क्योंकि उनके कॉलेज में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई का क्वालिटी नहीं है। एजेंट लगे हुए हैं जो एडमिशन किसी तरह से करवाते हैं पैसा ले लेकर के, बच्चा पास नहीं भी होता है तो पास करा दिया जाता है, डिग्री लेकर के जाओ। कई कॉलेज तो ऐसा खुल गए हैं जो केवल डिग्री बेचने, वो कहते हैं कि आप एडमिशन ले लीजिए, बाकी पैसा दे दीजिए, आपका बेटा दूसरे को बैठा के आपको एग्जाम दिलवा दिया जाएगा, आपको डिग्री दिलवा दिया जाएगा। बहुत से ऐसे शिक्षण संस्थान, क्योंकि जब प्राइवेट वाला खोलेगा तो केवल लाभ के लिए खोलेगा, तो क्वालिटी डिटोरिएट होती है, विषमता बढ़ती है, क्योंकि प्राइवेट वाला खोलेगा तो सामाजिक न्याय के लिए नहीं खोलेगा। शिक्षा महंगी होगी तो अमीरों के पहुंच में रहेगी और गरीबों के लिए वो दूर हो जाएगी।
तो शिक्षा के क्षेत्र में विषमता बढ़ेगी। महंगी शिक्षा के ये सब कुछ नुकसान है, बट फिर भी शिक्षा के निजीकरण के ये सब कुछ नुकसान है। एक और नुकसान है कि जब चौथा नुकसान कि शिक्षा का निजीकरण होगा तो भारतीय संस्कृति और वैल्यू सिस्टम की शिक्षा से उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। वो उन्हीं पाठ्यक्रमों को पढ़वाएगा जो बाजार में सबसे ज्यादा बिकाऊ हो, जिसके लिए सबसे ज्यादा फीस देकर लोग पढ़ने को तैयार हो। परिणामतः जो शिक्षा का मूल उद्देश्य है उससे भटकाव होगा। भारतीय संस्कृति और मूल्य की शिक्षा इन शिक्षण संस्थानों में हाशिए पर चली जाएगी। फिर भी भारत की जो स्थिति है उसमें शिक्षा का निजीकरण से पीछे नहीं रखा जा सकता है। पूरे दुनिया में प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एक महत्वपूर्ण घटना है। भारत में भी इसको अपनाना पड़ेगा। बस सुझाव यही रहेगा कि रेगुलेशन के साथ अपनाया जाए, नियंत्रण के साथ अपनाया जाए। प्राइवेट सेक्टर हो लेकिन एक ऐसा रेगुलेशन सिस्टम हो जिसके अंदर वो प्राइवेट सेक्टर भी आए, उसको प्रॉपर तरीके से लागू किया जाए, एजुकेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन रखा जाए। ये सारी चीजें सुझाव में आएगी। तो मैंने 5 मिनट ब्रीफ किया आपको कि अगर प्राइवेटाइजेशन से जोड़ के प्रश्न पूछे तो हमारा यही मतलब है। अब जो हम लोग एक नया टॉपिक सोचे कि कर लेते हैं और उस पर केवल चर्चा कर लेंगे, आपको हम दिखा देंगे, वो है टॉपिक बनाइए, प्रेस पेज पे एक स्पेशल टॉपिक बनाइए, उच्च शिक्षा में उच्च शिक्षा में विदेशी निवेश का मुद्दा। उच्च शिक्षा में विदेशी निवेश का मुद्दा। इसके 4 डायमेंशन बनाइए। पहला डायमेंशन है परिचय। ये क्या है? ठीक है, पहला डायमेंशन है परिचय। दूसरा एक डायमेंशन हम खींचेंगे, 4 डायमेंशन बना लो। दूसरा डायमेंशन खींचेंगे उच्च शिक्षा में विदेशी निवेश की जरूरत, आवश्यकता। उच्च शिक्षा में विदेशी निवेश की जरूरत, आवश्यकता। सबसे पहले तो पहला का मतलब होता है उच्च शिक्षा में विदेशी निवेश के 2 प्रारूप हो सकते हैं। एक, विदेशी शिक्षण संस्थान भारतीय शिक्षण संस्थान के साथ टाई अप करके भारत के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें, ताकि भारत के बच्चों को भारत में वैश्विक स्तर के विश्वविद्यालय और शैक्षिक संस्थानों से पढ़ने का अवसर मिले। भारत के बच्चों को हार्वर्ड की डिग्री हो उसके पास, ऑक्सफोर्ड की डिग्री हो उसके पास। तो निश्चित तौर पर आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है। दुनिया के किसी भी देश में वो जाएगा नौकरी करने के लिए और उसके पास हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, ये सब, कैम्ब्रिज की डिग्री होगी, तो रोजगार के लिए भी अच्छा होगा और क्वालिटी भी उसकी अच्छी होगी। और इसका दूसरा प्रारूप है बच्चा कि ये विदेशी शिक्षण संस्थान भारत में अपना स्वतंत्र कैंपस खोले। भारत के शिक्षण संस्थानों के साथ टाई अप करके चलाने की जरूरत नहीं है। ये स्वतंत्र कैंपस खोल करके चलाए। अपना हार्वर्ड का कैंपस हो, अपना ऑक्सफोर्ड का कैंपस हो, अपना कैम्ब्रिज का कैंपस हो। ये 2 मॉडल है भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेश का। क्लियर है? तो जो अर्थ में हम इस पर डिस्कस कर देंगे।
दूसरा है कि भारत में इसकी जरूरत क्यों। तो जरूरत पहला तो है कि भैया ढेर सारा विदेशी शिक्षण संस्थान आएगा तो कम से कम वित्त की समस्या खत्म होगी। प्राइवेट शिक्षण संस्थान आया, जो हमने GER का लक्ष्य 2035 तक 50% करने का रखा है हायर एजुकेशन में, उस लक्ष्य को पूरा करना आसान होगा, क्योंकि ये भी हजारों लाखों की संख्या में स्टूडेंट का एडमिशन ले लेंगे। तीसरा सबसे बड़ी चीज कि क्वालिटी इंप्रूव होगा, क्योंकि ये जब आएंगी तो वैश्विक स्तर की शिक्षा प्रदान करेंगी। आज भी भारत के शिक्षण संस्थान विश्व रैंकिंग में पीछे हैं। ये रहेंगी, भले ऑक्सफोर्ड कहलाएंगे लेकिन वो भारत की तो कहलाएंगे। तो इन्हीं के कारण कम से कम विश्व रैंकिंग में हमारे भारत के शिक्षण संस्थान बेहतर होंगे। ये भी एक जरूरत है ताकि क्वालिटी में हमारा सुधार आए। एक और जरूरत है कि भारत के ढेर सारे लोग आज भी विदेशों में पढ़ने जाते हैं और एक बहुत बड़ा फंड इंडिया से विदेश जाता है। कम से कम ये शिक्षण संस्थान इंडिया में ही रहेंगे तो हम भारत के पैसे को विदेश जाने से रोक सकते हैं। तो ये सारी चीजों को हम डिस्कस यहां पर करेंगे। और फिर हम तीसरा डायमेंशन बना रहे हैं, 2 बना लिया आपने, तीसरा डायमेंशन खींचिए, इस दिशा में किए गए प्रयास। इसमें हम 1995 से कहानी शुरू करेंगे। 2010 का विधेयक भले लैप्स किया, लेकिन ये बताता है कि इस दिशा में प्रयास शुरू हो गया ग्लोबलाइजेशन के दौर में। इसके बाद यूजीसी द्वारा जो दिशा निर्देश फाइनली जारी कर दिया गया है और अब परमिशन मिल चुका है 2020 के एजुकेशन पॉलिसी की चर्चा, जिसमें कि वैश्विक शिक्षण संस्थानों को भारत में प्रवेश की अनुमति देने की अनुशंसा की गई है, उसमें स्वीकार किया गया है, उसकी चर्चा हम करेंगे। और 2024 तक आएंगे जब पहला विदेशी शिक्षण संस्थान को खोलने की अनुमति दे दी गई। यहां तक ये प्रगति हमारी हो गई इस दिशा में। और चौथा डायमेंशन लिखिए, समीक्षा। समीक्षा को हम इस तरह से लिखेंगे कि जो एक विरोधी गुट भी है आज के डेट में, जो भारत में अभी भी उच्च शिक्षण संस्थान में विदेशी शिक्षण संस्थानों के प्रवेश का विरोध करता है, तो विरोधी कहेगा इसका नुकसान है और पक्षधर कहेगा इसका लाभ है। तो हमने इसको पक्ष में तर्क या लाभ ऑब्लिक लाभ करके लिख दिया है और लाभों की चर्चा कर दी है, जो अभी मैंने बताया कि वित्त की समस्या का समाधान होगा, GER को बढ़ाना हमारे लिए आसान होगा, क्वालिटी इंप्रूव करना हमारे लिए आसान होगा, फंड को बाहर जाने से रोकना हमारे लिए आसान होगा। और अगर ऑक्सफोर्ड इंडिया में आ जाए, हार्वर्ड इंडिया में आ जाए, कैम्ब्रिज इंडिया में आ जाए और आप में से 7 लोग अफ्रीकन कंट्री के हो, नाइजीरिया के हो, जिम्बाब्वे के हो, राइट, लेकिन वहां के अमीर वर्ग से हो, ठीक है, और आप विदेशों में पढ़ने जाते हो, पैसा इतना है कि आप यूरोप और अमेरिका में पढ़ना पसंद करते हो, लेकिन आप में से ये 4 लोग बहुत अमीर हैं और ये सीधे यूरोप अमेरिका ही जाएंगे, इधर नहीं रुकेंगे, लेकिन ये चारों थोड़ा कम पैसे वाले हैं और इनके मन में भी हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में जाने का इच्छा है। और जैसे ही इनको पता चला कि इंडिया में भी हार्वर्ड का कैंपस खुल गया है, कैम्ब्रिज का कैंपस खुल गया है, तो फिर ये इंडिया की तरफ भागेंगे, क्योंकि इनका इतना पैसा डॉलर में इतना हो जाएगा, इंडिया में आएगा तो इनका पैसा ठीक ठाक बना रहेगा और कम पैसे में भी इंडिया में हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की डिग्री ले सकते हैं।
तो इसका एक पक्ष बहुत बड़ा दिख रहा है बच्चा, कि अगर ढंग से इसको मैनेज किया जाए तो भारत में एक बहुत बड़ा विदेश से लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में खींचा जा सकता है, क्योंकि उनके लिए यहां पर एजुकेशन सस्ता होगा। उनके लिए यहां पर एजुकेशन सस्ता होगा, और जब वैश्विक शिक्षण संस्थानों में उनको पढ़ने का मौका मिलेगा तो चीन एक बहुत बड़ा, भारत ऑलरेडी शिक्षा का एक आयातक देश कहा जाता है। हम हायर एजुकेशन को इंपोर्ट करते हैं, का मतलब हुआ कि हमारे यहाँ के ढेर सारे लोग विदेशों में जाकर के पैसा खर्च कर रहे हैं हायर एजुकेशन पे, वो रोकेंगे, लेकिन हम एक्सपोर्टर भी बन जाएंगे ना, हम निर्यातक भी बन जाएंगे, हम दूसरे देश से ला करके इंडिया में लोगों को पढ़ाने लगेंगे। तो ये सारी चीजें 5-6 पॉइंट पक्षधरों का है कि एक करना चाहिए, ये अच्छा है, ये लाभकारी है। विपक्षी मार्क्सवादी होंगे, मार्क्सवादी ही होंगे ना, वो इसको सामाजिक न्याय के चश्मे से देखेंगे कि भैया विदेशी शिक्षण संस्थान आएगा, इतना महंगा होगा, सारे अमीर लोग ही उसमें पढ़ेंगे और गरीब लोग केवल गेट देख देख के पास करेंगे। ये देख, ये वाला है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये वाला है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। शिक्षा के क्षेत्र में फिर से एक नए प्रकार की विषमता रहेगी, जो दोहरी शिक्षा है हायर एजुकेशन में भी ये दिखाई देगी। दूसरा, इनका कहना है ये विदेशी शिक्षण संस्थान आएंगे, पक्षधर कहते थे कि ये आएंगे तो देसी शिक्षण संस्थान के साथ इनका कंपटीशन होगा, और इनके साथ कंपटीशन में देसी शिक्षण संस्थान भी अपनी क्वालिटी को बढ़ाएंगे, क्योंकि नहीं बढ़ाएंगे तो उनके यहां कोई एडमिशन लेगा नहीं, और वो क्वालिटी को बढ़ाएंगे, इससे क्वालिटी में सुधार होगा। विरोधी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। पहला पॉइंट, ये जब आएंगे तो आईआईटी, आईआईएम के जितने नामी प्रोफेसर हैं उनको 5 गुना सैलरी ऑफर करेंगे और वहां से उनको उड़ा लेंगे। समझ में आ रहा है? उड़ा लेंगे, जिससे कि देसी शिक्षण संस्थानों की क्वालिटी एकदम कबाड़ा हो जाएगी। जब भारत में प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ था तो इस तरह के तर्क पहले भी आए थे। कहा गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल अपोलो आएगा तो जिला हॉस्पिटल सरकारी से कंपटीशन होगा, और कंपटीशन में सरकारी अस्पताल अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे। उल्टा हुआ और ज्यादा डाउन हुआ, क्योंकि अच्छे डॉक्टर जो होंगे प्राइवेट वाले तो उनको 5 गुना सैलरी देके उठा लेंगे। तो हर जगह से क्वालिटी टीचर इस प्राइवेट में चले जाएंगे, देशभक्त टाइप एक आध बचे रहेंगे, क्वालिटी डिटोरिएट होगी। दूसरी एक तीसरी जो बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि भारत में हायर एजुकेशन के लिए विदेशी शिक्षण संस्थान में आएगा कौन, और आएगा तो वो यहां के लिए क्या अपने मेन कैंपस जैसा शिक्षा देगा। दिल्ली का कोई भी बड़ा कोचिंग का ब्रांड जब रीजनल सेंटर पे जाता है तो दिल्ली जैसे क्वालिटी का एजुकेशन वहां नहीं देता, वहां सेकेंड ग्रेड टीचर से पढ़वाता है और केवल ब्रांड का लाभ उठाने का प्रयास करता है। दिल्ली में फीस ज्यादा रखता है और चाहता है कि लोग दिल्ली आए। तो ऐसी गलती ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या हार्वर्ड क्यों करेगा? वो मेन कैंपस का जो लेबल है उस लेबल में इंडिया में एजुकेशन नहीं देगा। वो इंडिया में साधारण एजुकेशन देगा, साधारण फैकल्टी से पढ़वाएगा, ताकि सस्ता सस्ता लोगों को भी मैक्सिमम जोड़ ले और जोड़ करके पैसा तो आने से कोई फायदा बहुत नहीं होगा। कुछ एक्सपेरिमेंट भी दिखाए गए और कहा गया कि सबसे बड़ी तो अगर हम ओपन करते हैं तो हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड आएगा ही नहीं। हमने तो कह दिया कि सब आओ खोलो,
हार्वर्ड एक्सफोर्ड नहीं आएगा। विदेशों के जो चिरकुट टाइप शिक्षण संस्थान है, जिनका वहां नहीं चल रहा है, मेरी समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, वो इंडिया में आएंगे, वही इंडिया में शिक्षण संस्थान स्थापित करेंगे। क्वालिटी यूनिवर्सिटी इंडिया में नहीं आएगी। सिंगापुर में ऐसा दोनों पॉइंट पे हुआ है, तो लोग एग्जाम्पल भी वहां का देते हैं किस तरह की चीजें ऑलरेडी हो रही है जिससे कोई फायदा नहीं है। यहां पर वही लोग आएंगे। ये है पक्ष, ये है विपक्ष, बट निष्कर्ष है हमारा कि सही है, आना चाहिए। पहली तो ग्लोबल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं। कार बनाने वाली कंपनी विदेशों वाली आएगी तो पढ़ाने वाला यूनिवर्सिटी आ जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा। बाकी क्षेत्र में हम एफडीआई कर रहे हैं, इसमें भी कर देंगे तो क्या दिक्कत है। नहीं करते। यदि हमारे पास अपार धन होता, ऑलरेडी हमारे पास धन की कमी है, ऑलरेडी हम एजुकेशन को प्राइवेटाइज करके इस कमी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर विदेशी शिक्षण संस्थान को आने से रोकने का कोई लॉजिक नहीं बनता। आने दिया जाए, बट रेगुलेशन के साथ आने दिया जाए। इसलिए यूजीसी ने इस दिशा में कुछ दिशा निर्देश जारी करके उनको आने को परमिट किया। आने को परमिट करने के पहले कहा कि भारत में वही विदेशी शिक्षण संस्थान आएगा जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 500 में नाम होगा। क्योंकि 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हजार शिक्षण संस्थान ऑल रैंकिंग में जाते हैं। अब 1200 नंबर पे हो, 1400 नंबर पे हो, तो आपको इंडिया में अनुमति नहीं मिलेगी। 500 में अगर है तो आपको इंडिया में अनुमति मिलेगी। दूसरा, इंडिया में कैंपस यदि आप खोलिएगा, अब यूजीसी का गाइडलाइन में पढ़ रहा हूं, इंडिया में यदि आप कैंपस खोलिएगा तो जो आपका मेन ब्रांच आपका यूके, लंदन, न्यूयॉर्क में है, वहां का जो स्टैंडर्ड है वही स्टैंडर्ड यहां भी आपको एजुकेशन में देना पड़ेगा। और ये इंडिया देखेगी कि आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। कोई भी आप नया पाठ्यक्रम, नया कुछ खोलिएगा तो यूजीसी से आपको परमिशन लेना होगा। यूजीसी जांचेगी, देखेगी और तब आपको परमिशन देगी। आपको फैकल्टी नियुक्त करने की स्वतंत्रता होगी, पाठ्यक्रम निर्धारित करने की स्वतंत्रता सब होगी, लेकिन ये फैकल्टी और पाठ्यक्रम आपकी मेन ब्रांच में जो है वही आप करेंगे। उससे कमजोर फैकल्टी और कमजोर दूसरा पाठ्यक्रम कि यहां के लिए ऐरू गैरू पाठ्यक्रम चला रहे हैं, आप नहीं करेंगे। चौथा या पांचवा नियम कि आप इंडिया में खोलेंगे, लेकिन ऑनलाइन और दूरस्थ नहीं खोलेंगे। क्योंकि ऐसा ही लफड़ा है कि बैठे बैठे ऑक्सफोर्ड के नाम पे कई लोग ऑनलाइन ले लेंगे और खूब पैसा कमा लेगा वो। तो सरकार ने अपनी तरफ से काफी हद तक रेगुलेट करने का प्रयास किया है। अब आगे देखो क्या होता है कि आप ऑनलाइन नहीं खोलेंगे, आप दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत आप नहीं चलाएंगे। आपको जब भी खोलना होगा तो ऑफलाइन, जैसे आप अमेरिका में चला रहे हैं वैसा ही आप। तो काफी हद तक रेगुलेट करने का प्रयास किया गया है। यही है इसका मुद्दा। मैंने इस पर एक प्रॉपर टॉपिक आपको तैयार कर दिया है। हम लोग एक बार केवल इसकी रीडिंग कर लेंगे, ठीक है। तो नीचे लिख दीजिए पीडीएफ नोट्स। आज गला बचा के रखना है, फिर 8 बजे एक्सप्लानेशन है। ऑलरेडी मैं 8 नहीं 8:30 में ऑलरेडी मैंने इंटरनल सिक्योरिटी वाला ऑलरेडी मैंने एक दिन बीच में पहले था उसका एक्सटेंशन करा चुका हूं। तो आज सोच रहा हूं कि ले लूं। देखिए हम लोग ये टॉपिक है आपका उच्च शिक्षा में विदेशी निवेश का मुद्दा। परिचय। उच्च शिक्षा में विदेशी निवेश का तात्पर्य विदेशी शिक्षण संस्थानों के भारत में प्रवेश से।
ओके, ये दो तरह का हो सकता है। एक, विदेशी शिक्षण संस्थान भारतीय शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर इंडिया में एजुकेशन दे, और दूसरा, विदेशी शिक्षण संस्थान भारत में अपना स्वतंत्र कैंपस खोल करके पढ़ाए। इसकी आवश्यकता क्यों है भाई? भारत में उच्च शिक्षा का मात्रात्मक और गुणात्मक स्तर काफी निराशाजनक है, और मात्रात्मक गुणात्मक वृद्धि के लिए विदेशी शिक्षण संस्थानों को भारत में आने देना चाहिए। ये मैंने यूनिसेफ 2016 का यहाँ रिपोर्ट दिया है कि खर्च अभी भी कम है हमारा। भारत में उच्च शिक्षा में जीईआर मात्र 26.3% है, जबकि विश्व औसत 30% और विकसित देशों में 80%। ओके, और नहीं यार, ये ठीक है, हाँ, एनईपी 2020 में भारत का 35 तक 50% का लक्ष्य है। यहां पर मैंने डेटा दे दिया। दूसरा पॉइंट, वर्तमान में भारत शिक्षा का सबसे बड़ा आयातक है। 6.5 लाख छात्र प्रतिवर्ष विदेशों में जाकर पढ़ते हैं और लगभग 60,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च करते हैं यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स। इस पैसे को भी रोकना जरूरी है। अगर वो आ जाएंगे शिक्षण संस्थान तो ये पैसा इंडिया से बाहर नहीं जाएगा। उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए गठित AR नारायण मूर्ति समिति द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी कि खोला जाना चाहिए, ये भी ठीक है। और समकालीन वैश्विक दौर में ये समय की मांग है। हम ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम ग्लोबल लेवल का होना चाहिए। हर क्षेत्र में विदेशी निवेश को हम प्रमोट कर रहे हैं, तो एजुकेशन के क्षेत्र में भी होना चाहिए। हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो दूसरे देशों में जाकर नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, MNCs में नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंडिया में रहेगा तो रोजगार के क्षेत्र में भी फायदा करेगा। डन। किए गए प्रयास 1995 से मैंने शुरू कर दिया है। 1995 में सर्वप्रथम उच्च शिक्षा में विदेशी निवेश की चर्चा हुई। ग्लोबलाइजेशन का दौर आ चुका था, हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, हमने बाहर से FDI को इनवाइट किया, तो हुआ कि एजुकेशन के क्षेत्र में भी आना चाहिए। 2007 में भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में 100% FDI का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए विदेशी शिक्षण संस्थान नियमन और प्रवेश विधेयक 2000 संसद में पेश किया गया। बट हमारे कट्टर राष्ट्रवादियों द्वारा, देसी लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया कि ये विदेशी भागो, एक बार इंग्लैंड आया तो गुलाम बना दिया, दोबारा ये लोग आएंगे तो फिर से गुलाम बना देंगे। आधे आधे ये वे लोग थे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म का विरोध कर रहे थे, ये वे लोग थे जो MNCs को इंडिया में आने का विरोध कर रहे थे, शुरू से कर रहे थे, तो इसका भी उन्होंने किया, परंतु विधेयक विरोध के कारण पारित नहीं हो सका। 2012 में भारत सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार थी, और भारत से जुड़ो पहल शुरू की गई और इस पहल के तहत मेटा यूनिवर्सिटी की स्थापना को स्वीकार किया गया। मेटा यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी होगा इंडिया में जहां बच्चा ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, हर जगह के सिलेबस और पाठ्यक्रम से जुड़ करके अपनी पढ़ाई कर सकता है। ये बिल्कुल डायरेक्ट विदेशी निवेश नहीं है, बट भारतीय छात्रों को या वहां के छात्रों को यहाँ के कैंपस के पाठ्यक्रम का लाभ लेने, पढ़ाई का लाभ लेने का छूट होगा। इसके बारे में मैंने यहाँ थोड़ा दे दिया है। मेटा यूनिवर्सिटी दूसरी पीढ़ी का विश्वविद्यालय, ऐसे विश्वविद्यालय है जिसमें कई उत्कृष्ट विश्वविद्यालय संबद्ध होते हैं और विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाता है। इसमें अध्यापन का तरीका सैटेलाइट एजुकेशन होता है, ऑनलाइन होता है। इसमें शामिल प्रमुख क्षेत्र इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज आदि है जिस पर पढ़ाया जा रहा है। और इसमें शामिल प्रमुख भारतीय संस्थान दिल्ली यूनिवर्सिटी है, JNU है, और IIT दिल्ली है, और जामिया मिलिया है। ओके, तब तक तो पूरा अनुमति मिल गई। आगे जून 2014 में UGC द्वारा विदेशी संस्थानों से गठजोड़ के लिए कुछ मानकों का निर्माण किया गया। उपरोक्त मानकों का प्रयोग करते हुए आज लगभग 700 भारतीय संस्थान विदेशी शैक्षिक संस्थानों से गठजोड़ करके विभिन्न शिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं। अभी ओपन कैंपस की अनुमति UGC बाद में देता है। फरवरी 2017 में विदेशी शिक्षण संस्थानों को भारत में स्वतंत्र कैंपस खोलने और उच्च शिक्षा में विदेशी निवेश के लिए नीति आयोग ने भी सिफारिश की और इस दिशा में 3 विकल्प उन्होंने प्रस्तुत किया। फर्स्ट विकल्प था कि
विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में कैंपस खोलने और इनके कामों पर निगरानी रखने के लिए यूजीसी जो हमारी संस्थान है, एक नया कानून बनाया जाए और यूजीसी को इन पर निगरानी रखने की अनुमति दी जाए। राइट। दूसरा था कि यूजीसी एक्ट 1956 में संशोधन किया जाए और इन विश्वविद्यालयों को जो विदेशी हैं उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देकर और उनको यहां परमिट कर दिया जाए। ये भी एक विकल्प था। और एक तीसरा विकल्प था कि पीछे के ही एआईसीटी और यूजीसी के कानून में थोड़ा बहुत हेर फेर करके उनको घुसा दिया जाए, ज्यादा इसमें तिकड़म करने की जरूरत नहीं है। यूजीसी और एआईसीटी के मौजूदा प्रावधानों को ही थोड़ा बहुत बदलकर विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अध्ययन केंद्र खोलने की अनुमति दी जाए। ये नीति आयोग का सुझाव था, बट सरकार ने उसी समय इसको एक्सेप्ट नहीं किया। इधर 2020 आ गया, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, और इसमें भारत में विदेशी शिक्षण संस्थान को अपना कैंपस खोलने की अनुमति दी गई और दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को प्रवेश देने का प्रावधान किया गया इस नीति में। परिणाम, इसी नीति के तहत अगस्त 2018 में स्टडी इन इंडिया ऑलरेडी चल चुका था। 2020 के पहले ही स्टडी इन इंडिया ऐप के तहत भारत में पढ़ो दूसरे देश के छात्रों के लिए कार्यक्रम प्रारंभ और 3 अगस्त 23 को स्टडी इन इंडिया ऐप लॉन्च किया गया, जिसमें 10 लाख विदेशी छात्रों को भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों को पढ़ने का टारगेट किया गया। ये विदेशी शिक्षण संस्थान नहीं है, ये विदेशी छात्र हैं जो भारत में पढ़ेंगे। दिसंबर 2023 में जांजीबार तंजानिया में आईआईटी मद्रास का एक कैंपस खोला गया और आबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का एक कैंपस खोला गया। ये भारत का दुनिया में जाकर के अपने शिक्षण का, अब ग्लोबलाइज्ड होने लगा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, बट बाहर के यूनिवर्सिटी को प्रॉपर तरीके से इंडिया में आने के कैंपस खोलने का यूजीसी ने गाइडलाइन दिया नवंबर 2023 को। राइट। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। 8 नवंबर 2023 को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया। ये दिशा निर्देश यही मेन है, क्योंकि यही गाइडलाइन है आज के डेट में जिसके तहत भारत में विदेशी शिक्षण संस्थान आ रहे हैं इंडिया में। उद्देश्य, इसका गाइडलाइन का क्या उद्देश्य है, तो नई शिक्षा नीति की सिफारिश के अनुरूप भारत में विदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के प्रवेश को सुविधाजनक बनाना और अपने देश में उच्च शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय आयाम प्रदान करना। इसके तहत जो दिशा निर्देश है वो मैंने पहले भी चर्चा किया था। भारत में विदेशी उच्च शैक्षिक संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन विनियम 2023 के अनुसार विदेशी विश्वविद्यालय पात्रता मानदंडों के अनुरूप भारत में परिसर स्थापित करने के लिए सहयोग कर सकते हैं। ये मानदंड कुछ है जो भारत ने बनाया है, उसी के अनुरूप कोई विदेशी शिक्षण संस्थान इंडिया में आएगा। भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसरों को उनके भर्ती मानदंडों के अनुसार संकाय और कर्मचारियों की भर्ती करने की स्वायत्ता होगी, उनको ये स्वतंत्रता रहेगी, और नियुक्त किए गए संकाय की योग्यता उसके मूल देश के मुख्य परिसर में नियुक्त संकाय के समकक्ष होगी। फैकल्टी के साथ वो कोई कंप्रोमाइज क्वालिटी पे नहीं करेंगे, जैसा वहां वैसा ही यहां पर भी। भारत में कैंपस स्थापित करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों को नए पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले यूजीसी से अनुमति लेनी होगी। विदेशी विश्वविद्यालय भारत में मूल इकाई के शिक्षण केंद्र, अध्ययन केंद्र या फ्रेंचाइजी नहीं खोलेंगे। ये नहीं कि धीरे धीरे फ्रेंचाइजी का सिस्टम चलाएंगे, वो सीधे अपना कैंपस चाहे तो डाले, वही कर सकते हैं, दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, नहीं खोलेंगे। और ऑनलाइन पाठ्यक्रम और दूरस्थ शिक्षा भी प्रदान नहीं करेंगे। वो मेन ऑफलाइन कैंपस जैसे वहां है वैसा ही खोलेंगे। ब्रांड का लाभ उठाने का प्रयास पैसा कमाने के लिए वो नहीं करेंगे। भारत में विदेशी योगदान प्राप्त करने तथा उपयोग करने के लिए विदेशी विश्वविद्यालय परिसरों को फाकरा के तहत पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। फाकरा एक कानून है जो गैर सरकारी संगठनों को विदेशों से फंड लेने को रेगुलेट करता है। गैर सरकारी संगठनों को, ट्रस्ट को विदेशों से जो फंड लेते हैं लोग, उसको ये रेगुलेट करता है संस्थान। तो हुआ कि आप जब विदेशों से आए हैं तो आपको फाकरा से भी जुड़ना होगा, उनसे अनुमति लेना होगा। भारत में परिसर स्थापित करने के लिए इच्छुक विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थान को आवेदन के समय पर आयोग द्वारा समय समय पर निर्धारित वैश्विक रैंकिंग की समग्र श्रेणी में शीर्षस्थ 500
संस्थानों के भीतर स्थान प्राप्त करना अनिवार्य है, उससे ऊपर वाले इंडिया में नहीं आएंगे। विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थान को आवेदन के साथ सारी चीजें विश्वविद्यालय अनुदान के पोर्टल पे अपलोड करना होगा। जो भी शिक्षण संस्थान आएगा, कौन कौन कोर्स लॉन्च कर रहा है, सारी चीजें वो यूजीसी के पोर्टल पे लोड करेगा और इस संबंध में आशय का एक पत्र देना होगा उसको कि उसके द्वारा भारतीय परिसर में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता, उसके मूल कैंपस जहां से वो आया है, देश के मुख्य परिसर में प्रदान की जा रही शिक्षा के समान ही होगी और भारतीय परिसर में विद्यार्थियों को प्रदान की गई उपाधियों की मान्यता और दर्जा भी सेम होगी। ये नहीं कि इंग्लैंड जाके, अमेरिका जाके आप हार्वर्ड से पढ़े तो उसका वैल्यू अलग और इंडिया वाले हार्वर्ड से पढ़े तो इसका वैल्यू, ऐसा नहीं होगा। पूरी क्वालिटी, पूरा दर्जा एक होगा। आयोग भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए एक अस्थायी समिति का गठन करेगा। मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थान पूर्ण या आंशिक योग्यता आधारित या आवश्यकता आधारित छात्रवृत्ति भी प्रदान कर सकेगा। 29 अगस्त 2024 को इस दिशा निर्देश के तहत एक शिक्षण संस्थान को भारत में खोलने का परमिशन लेटर दे दिया गया है। यह शिक्षण संस्थान ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय है, जिसको कि इंडिया में खोलने का परमिशन दिया गया है। बहुत मैटर है, इसके बाद आपको इसके लिए जरूरत नहीं है। इसका समीक्षा, क्योंकि इस पर आप अपना विचार दीजिए, आदि आदि बनेगा, तो इसका समीक्षा मैंने यहां पर दे दिया। जो क्वेश्चन पूछा नहीं गया है उसको भी टच करना चाहिए, जो पूछ दिया गया है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे एक बर्निंग इशू है जिस पर कि क्वेश्चन जो ट्रेंड दिख रहा है उस ट्रेंड के हिसाब से बनने की पॉसिबिलिटी है और ये 2, 4, 5 साल तक ये बर्निंग इशू रहेगा। समीक्षा मैंने बता ही दिया। पक्ष में तर्क और लाभ या विपक्ष में तर्क या हानि, इसका लाभ क्या है और नुकसान क्या है और निष्कर्ष। लाभ है कि वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में ब्रांड बनना है तो हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, इंडिया एजुकेशन को अगर एक ब्रांड बनना है तो इस तरह के संस्थानों का होना जरूरी है। तो विश्व अर्थव्यवस्था में सुपर पावर बनने के लिए और विश्व में भारत का ब्रांड मूल्य बढ़ाने के लिए, ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए ये जरूरी। भारत में वित्त की कमी बड़ा क्लियर है, फलतः उच्च शिक्षा का विस्तार निराशाजनक है। इसलिए भी एफडीआई जरूरी है, क्योंकि ऐसी संस्थान आएगी तो जीईआर बढ़ेगा, फंड वो लोग लेके आएंगे, अपने पैसे से करेंगे, चलेगा। नए संस्थान और अवसंरचना के विकास से रोजगार का विकास भी होगा। ढेर सारा प्यून, क्लर्क, बाबू, बड़ा बाबू, प्रोफेसर, लेक्चरर, तो ढेर सारा रोजगार भी मिलेगा। भारत उच्च शिक्षा का बड़ा आयातक है, इसलिए यह भारतीय धन तथा मानव पूंजी के बहिर्विवाह को भी रोकने में सहायक होगा। 6.5 लाख छात्र प्रति वर्ष विदेश, उधर पीछे का डाटा मैंने यहां दे दिया है। भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जीईआर को बढ़ाने में भी ये सहायक होगा, क्योंकि हमने 50% का लक्ष्य रखा है और अभी भी वो प्राप्त होने में बहुत दूर है। डन। विदेशी शिक्षण संस्थान और स्थानीय शिक्षण संस्थानों के मध्य खुली प्रतिस्पर्धा से भारतीय शिक्षा में वैश्विक मानकों के अनुरूप गुणात्मक सुधार संभव होगा और भारत का शैक्षिक हब बनने का विकास। भारत का एक भी विश्वविद्यालय वर्ल्ड टॉप 100 में शामिल नहीं है। चीन के 9 लाख छात्र प्रति वर्ष विदेशों में पढ़ने जाते हैं, जिन्हें भारत में आकर्षित किया जा सकता है। विपक्ष में तर्क या हानि, नुकसान। इसका नुकसान क्या हो सकता है और नुकसान को रेगुलेट करके और हम लोग परमिशन दे देंगे, पक्ष में चले जाएंगे। शिक्षा का बाजारीकरण होगा, फलतः शिक्षा महंगी होगी, उच्च और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में विषमता और बढ़ेगी और सामाजिक न्याय की उपेक्षा होगी।
औपनिवेशिक तथा लाभ उन्मुख मनोदशा से उत्प्रोत फलतः केवल लाभकारी पाठ्यक्रमों में लोग निवेश करेंगे और मूल्यपरक शिक्षा अपने संस्थानों में बिल्कुल नहीं देंगे, भारतीय संस्कृति की शिक्षा बिल्कुल नहीं देंगे, जिससे इंडियन कल्चरल और वैल्यू सिस्टम की क्या होगी, उपेक्षा होगी। तीसरा, केवल विदेशी संस्थानों में प्रवेश, फलतः देशी संस्थान हाशिए पर, लड़का भीड़ जुटा के हार्वर्ड में घुसने के लिए बेचैन हो जाएगा और बेचारा देश वाला इंस्टीट्यूशन जो कितना भाव मार रहा है उसको कोई पूछेगा ही, ये भी एक नुकसान है। ऐसे ही सरकारी सरकारी हुआ है, ये आ जाएगा तो सरकारी पूरा सरकारी हो जाएगा। इनके द्वारा सरकारी संस्थानों के शिक्षकों को अधिक वेतन देकर अपने संस्थान में शामिल करने से भारतीय शिक्षण संस्थानों के स्तर में गिरावट की संभावना, ये भी है एक पॉइंट। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकटेश रामकृष्णन के अनुसार, इनकी भी एक आलोचना है, इनके द्वारा अपने मुख्य कैंपस के समान शिक्षा नहीं देने की समस्या, ये कभी भी अपने मेन कैंपस जैसा इंडिया में शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि यूके और यूएसए के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों ने सिंगापुर और अन्य देशों में ऐसा ही किया है। वहां का लेबल अलग रखा है और ये यहां गए तो यहां का लेबल साधारण सा रख दिया। केवल 20 श्रेणी के शिक्षण संस्थानों द्वारा ही निवेश की संभावना, फलतः शिक्षा के स्तर में गिरावट। इसको रोकने के लिए हमने यूजीसी ने किया कि 500 टॉप वाले ही आएंगे, समझ में आ रहा है। कहा कि भाई वही फैकल्टी होगी और वही कैंपस का स्टैंडर्ड होगा एजुकेशन का, ये भी यूजीसी ने गाइडलाइन दे दिया। यूजीसी ने ये भी कह दिया कि भाई जो भी डिग्री का वैल्यू होगा वो वही होगा जो आपके मुख्य कैंपस में है। तो कोशिश किया गया है, साथ साथ यूजीसी भी एक रेगुलेटिंग एजेंसी के रूप में रहेगा और इसके लिए एक समिति के गठन का प्रावधान भी कर दिया है, ताकि इन कमियों को ध्यान में रखते हुए वैश्विक शिक्षण संस्थानों को इंडिया में परमिशन दिया जाए। क्योंकि हम लोग कुएं के मेढक की तरह कब तक बंद रहेंगे? जब हर चीज में ग्लोबलाइजेशन है तो यहां पर भी ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए। उनको भी हम यहां बुलाएं, शिक्षण संस्थान को भी हम यहां बुलाएं और हम विदेशों से छात्र को भी खींचने का प्रयास करें। हमारे यहाँ के छात्र विदेशों में जा रहे हैं, उस पैसे को भी हम रोकने का प्रयास करें। तो कई लाभ, अगर सही ढंग से काम किया जाए, रेगुलेशन के साथ काम किया जाए, तो ये काफी हद तक हायर एजुकेशन के क्षेत्र में लाभकारी हो सकता। यही हम लोगों का निष्कर्ष होगा। पक्ष और विपक्ष दोनों के तर्क महत्वपूर्ण है, इसलिए जहां इसके पक्ष को देखते हुए वैश्वीकरण के वर्तमान संदर्भ में उच्च शिक्षा में विदेशी निवेश को अनुमति देना आवश्यक है, वहीं अनुमति देते समय इसके विपक्ष के तर्कों को ध्यान में रखते हुए तथा इसके दुष्परिणामों से भी बचने का प्रयास किया जाना चाहिए। विदेशी शिक्षण संस्थान भारत की बृहद उच्च शिक्षा परिस्थिति की तंत्र हेतु एक तात्कालिक विकल्प हो सकता है। आगे के लिए जरूरी है कि भारत स्वयं को उच्च शिक्षा हब के रूप में विकसित करे, तभी विश्व गुरु की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। तो एक टॉपिक ये है जिसको कि हम लोग आप लोग देख लेंगे। लगभग मैंने हायर एजुकेशन में भारत की क्या स्थिति है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये लगभग मैंने दे दिया है। हमारा लास्ट इस एजुकेशन का टॉपिक है। टॉपिक बनाइए, हेडिंग डालिए बड़ा सा, भारत में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास। भारत में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास। व्यावसायिक शिक्षा क्या होता है बच्चा? पॉलिटेक्निक की पढ़ाई क्या है? और इंजीनियरिंग भी तो है ये।
कौशल विकास वाली पढ़ाई क्या है? हम लोगों के हेलो हम लोगों के ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में कौशल विकास वाली पढ़ाई कहां थी? आईटीआई, बिल्कुल सही, आईटीआई। बाद में सीबीएसई में भी इसको चालू किया गया। कौशल विकास का मतलब होता है मोमबत्ती बनाना, कारपेंटरी का काम करना, बिजली बनाने का काम करना, इस तरह की जो चीजें होती है ये स्किल डेवलपमेंट कहलाती है। और इसके लिए जो शिक्षा दी जाती है उसको हम कौशल शिक्षा कहते हैं। और किसी भी व्यवसाय, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और किसी भी व्यवसाय की शिक्षा व्यवसायिक शिक्षा है। आज छुट्टी कर दे क्या? थोड़ा आप लोग आज, मैं चूंकि मेरे पास समय कम है, हेलो, संडे में क्लास लूंगा, ठीक है? क्योंकि अभी एनजीओ है, गरीबी और भूख है, जहां से कि प्रश्न खूब पूछा गया है, और लास्ट में उसी के साथ कंप्रोमाइज करके जल्दी जल्दी भाग जाएं, ये भी उचित नहीं है। तो मैं संडे क्लास लूंगा, ठीक है? कल कौशल विकास बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, और पीछे आप लोगों का एक सुझाव उझाव भी बचा हुआ था, वो फोटो में नहीं मिला है क्या? पीडीएफ में नहीं है? नालायक, लिख क्यों नहीं लेते हो पीडीएफ से? 5 लाइन का सुझाव है। कल करते हैं हम लोग। आप लोगों का क्लास 8:30 तक चलता है?